जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज की हमारी वीडियो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि आज भारतीय संविधान के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं जो पिछले 15-20 सालों से हर तरह के एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। ये महत्वपूर्ण संविधान के क्वेश्चन आपके आगामी एग्ज़ाम में संभवतः आपको ज़रूर मिलेंगे। तो अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो जो लोकसभा का सदस्य बनता है उसके लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? न्यूनतम एज वर्ष क्या रखा गया है? तो याद रखेंगे, जो लोकसभा का सदस्य होता है उसकी न्यूनतम आयु जो होती है वो 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। अच्छे से याद करेंगे, लोकसभा का जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए या 25 वर्ष से ऊपर। ठीक है, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 25 वर्ष होना चाहिए या 25 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। याद रखेंगे। यहीं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अभी तो आपने पढ़ा लोकसभा, अगर यहीं आपसे पूछ ले राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखेंगे दोस्तों 30 वर्ष। अगर राज्यसभा पूछेगा तो आपको याद रखना है 30 वर्ष राज्यसभा के लिए होता है। और आपका क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो हमारा ऑप्शन होगा, हमारा राइट आंसर होगा 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। याद रखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा स्वायत्त सार्वजनिक निकाय। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वायत्त सार्वजनिक निकाय बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के पहले पूछ रहा है, यानी कि प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वी नरहरि राव। क्या होगा? याद रखेंगे, वी नरहरि राव जो थे वो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। याद रखेंगे इसको, कौन थे? वी नरहरि राव। ठीक है, याद रखेंगे। यहीं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान में, करंट के लिए, आप अपने आगामी एग्जाम के लिए इसको भी याद करेंगे। कई बार प्रथम और वर्तमान इन दो में से पूछा जाता है, या तो आपसे प्रथम पूछेगा या तो वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में कौन चल रहा है, करंट के क्वेश्चन में आपको डाल सकता है। तो भारत के प्रथम तो आपने पढ़ लिया वी नरहरि राव। अगर आपसे पूछे वर्तमान, तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। याद रखेंगे। एक चीज़ और नोट करेंगे, जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये जम्मू कश्मीर, जो कि पहले एक राज्य था, अब क्या है? ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर अब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके पहले उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। इस पद को संभालने से पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल का पद भी ये संभाल चुके हैं। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, लोक लेखा समिति पीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखेंगे, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष। याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अगला क्वेश्चन पूछता है, भारत में
आपातकाल, भारत में आपातकाल की स्थिति किस वर्ष घोषित की गई। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आंतरिक अशांति के लिए पूछ रहा है। भारत में आपातकाल आंतरिक अशांति की स्थिति किस वर्ष घोषित हुई थी। क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज़न करने वाला है, कन्फ्यूज़ करने वाला है, तो अच्छे से इसको देखेंगे। इसमें आपसे पूछा है भारत में आपातकाल, तो भारत में अगर क्वेश्चन पूछा कि भारत में आपातकाल सबसे पहले यानी कि प्रथम बार कब लगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1962। पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, इसने बता दिया है कि आंतरिक अशांति के लिए, तो आंतरिक अशांति के लिए पहली बार कब लगा था, तो ये लगा था 1975 में। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा भारत में आपातकाल आंतरिक अशांति के लिए, यानी कि भारत के देश के अंदर जो भी आंतरिक अशांति हुई थी उसके लिए कब लगा था, 1975 में लगा था। कब लगा था, 1975 में। उस टाइम राष्ट्रपति कौन था, उस समय राष्ट्रपति थे बहरुद्दीन तैयबी, ठीक है, बहरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, बहरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यहीं आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में आपातकाल सबसे पहले प्रथम बार कब लगा था, तो ये लगा था 1962 में प्रथम बार, और बाहरी आक्रमण के कारण यानी कि बाहरी अशांति के कारण लगा था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आंतरिक अशांति पूछा है तो ये 1975 होगा। अगर बाहरी अशांति के लिए पूछा जाए तो 1962 में प्रथम बार लगा था, जब चीन से युद्ध हुआ था भारत का। तो चीन से युद्ध हुआ था तो बाहरी आक्रमण से खतरा था, इसलिए उसे बाहरी अशांति कहा गया, तो वो 1962 में लगा था। अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है, 1962, 1971 और 1975। याद रखेंगे 1975। तो आंतरिक अशांति के लिए कब लगा, 1975। बस इतना याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में 1975 में आपातकाल इसी अनुच्छेद के तहत लागू किया गया था। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो याद रखेंगे जो आपातकाल का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है, 352 में है। किस में है, याद रखेंगे आपातकाल का उल्लेख जो है वो किस में है, 352 में है। याद रखना है आपको, क्या है, अनुच्छेद 352 किसके लिए है, आपातकाल के लिए है। ठीक है, याद रखेंगे 352 किसके लिए है, आपातकाल के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 352 अनुच्छेद है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है आपातकाल घोषित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपातकाल घोषित करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखेंगे इन ऑप्शनों में कौन था, तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, आपातकाल जब घोषित हुआ 1975 में तो इसके प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो इंदिरा गांधी थी। याद रखेंगे कौन थी, इंदिरा गांधी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। यानी कि भारत का जब राष्ट्रपति बने तो एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो हैं एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऐसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है संसद में धन विधेयक किसकी सिफारिश से पेश किया जाता है। तो संसद में जो धन विधेयक है वो किसकी सिफारिश से पेश किया जाता है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति की सिफारिश पे पेश किया जाता है। किसकी, राष्ट्रपति की सिफारिश पे संसद में धन विधेयक पेश किया जाता है। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे आप लोग कि धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा, ठीक है, याद रखेंगे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे धन विधेयक ऐसा विधेयक है जो सिर्फ और सिर्फ केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य कौन बना था, तो याद रखेंगे कौन बना था, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। याद रखेंगे
तो तेलंगाना की राजधानी क्या है ये भी आप जानेंगे, तो याद रखेंगे हैदराबाद। कौन सी है? हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है, याद रखेंगे आप लोग। वैसे तो अब प्रेजेंट में क्या है, 28 राज्य हैं। प्रेजेंट में क्या है, 28 राज्य हैं भारत में, जो कि एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर केंद्र शासित संघ शासित राज्य बना दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। तो कुल मिला के 28 राज्य हैं। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 28 राज्य और 8 संघ शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो याद रखेंगे कितनी अवधि के लिए? 1 वर्ष के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार ली गई है। जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में जो संशोधन है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आर्टिकल आपसे पूछ ले यानी कि अनुच्छेद आपसे पूछे तो अनुच्छेद 368 याद रखेंगे, अनुच्छेद 368। और किस देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया? तो वो दक्षिण अफ्रीका, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखेंगे किससे? रूस से ली गई है। किससे ली गई है? रूस से मौलिक कर्तव्य की अवधारणा ली गई है। एक चीज़ और, ऑप्शन में कई बार सोवियत संघ लिख के आ जाता है। क्या लिख के आ जाता है? सोवियत संघ। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, पूर्व में रूस को सोवियत संघ ही कहा जाता था, पर वर्तमान में इसे रूस कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर सोवियत संघ हो, रूस ना हो, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आप सोवियत संघ को लगाएंगे। अगर सोवियत संघ नहीं लिखा हुआ है, रूस लिखा है, तो आपका ऑप्शन राइट रूस होगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ की अवधारणा से ली गई है? तो रूस के संविधान की अवधारणा रूस से ली गई है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखेंगे जर्मनी के। किसके? जर्मनी देश के संविधान से भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं, याद रखेंगे अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन पिछले 15-20 सालों से हर तरह के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान के क्वेश्चन आप लोगों तक लेके आया हूँ, इस वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, तो कौन से सदन में? लोकसभा में, ठीक है, याद रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा के सत्र नहीं है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक वर्ष में 3 सत्र लोकसभा के लगते हैं। एक वर्ष में 3 सत्र लगते हैं, तो उन 3 सत्रों में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो वो चौथा सत्र कौन सा नहीं है जो लोकसभा का नहीं है, जो लोकसभा में नहीं लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे ग्रीष्मकालीन, ठीक है, याद रखेंगे ग्रीष्मकालीन जो है वो लोकसभा का सत्र नहीं है। बाकी बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र जो हैं वो लोकसभा के एक वर्ष में लगते हैं। अच्छे से याद करेंगे, क्वेश्चन आपसे कई तरह के पूछ सकता है कि लोकसभा के सत्र कौन कौन से हैं, ये भी पूछ सकता है, या आपसे ये पूछ सकता है कि एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र लगते हैं? तो 3 सत्र लगते हैं, ठीक है, एक वर्ष में 3 सत्र लगते हैं। कितने? 3 सत्र। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत सरकार की संघीय संरचना प्रदान करती है, तो किस देश के संविधान से प्रदान करती है? भारत सरकार की संघीय संरचना प्रदान करती है, तो
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे त्रिसत्रीय है। कौन सी है? त्रिसत्रीय प्रणाली, संघीय। कौन सी? त्रिसत्रीय प्रणाली है, याद रखेंगे। भारत सरकार की संघीय संरचना प्रदान करती है तो कौन सी? त्रिसत्रीय प्रणाली है, ठीक है। ना कि 2 ना 4, त्रिसत्रीय याद रखना है आपको। जो संघीय संरचना है वो त्रिसत्रीय है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? भारतीय संसदीय प्रणाली जो है किस मॉडल पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कल्याणकारी राज्य, ठीक है, याद रखेंगे कल्याणकारी राज्य। कई बच्चे इसको गलत करके आ सकते हैं क्योंकि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन को, एग्ज़ाम को टफ करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? कल्याणकारी राज्य मॉडल पर, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे, अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 315 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 315 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? लोक लेखा समिति की अधिकतम संख्या हो सकती है। लोक लेखा समिति जो है उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखेंगे 22 हो सकती है। कितनी हो सकती है? लोक लेखा समिति की अधिकतम संख्या 22 हो सकती है, याद रखेंगे। कितनी हो सकती है? 22। तो 15 जो है वो लोकसभा से आती है। कहाँ से? लोकसभा से। और 7 जो है वो राज्यसभा से, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ से? राज्यसभा से। तो कुल मिला के ये 22 सदस्य जो हैं एक वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं, याद रखेंगे। चलो, इनकी नियुक्ति की जाती है, एक वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ये 22 सदस्य जो होते हैं इनको 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से इनकी नियुक्ति की जाती है एक वर्ष के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए नामांकनकर्ता कौन है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए नामांकनकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, याद रखेंगे। कौन नामांकन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो याद रखेंगे 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? भारत की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है? कई बच्चे इसको गलत करके आते हैं, प्रधानमंत्री लगा के आते हैं, पर इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित है, ठीक है, याद रखेंगे। तीनों सेनाओं का प्रमुख भी जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और भारत की कार्यपालिका की शक्ति भी किस में निहित होती है? तो वो भारत के राष्ट्रपति में होती है, ना कि प्रधानमंत्री में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और कौन? ये रिटायर हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। किसका? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इस टाइम प्रेजेंट में कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? करंट के लिए आप इसको लिख सकते हैं, तो याद रखेंगे न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। कौन है? अरुण कुमार मिश्र, याद रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे 1993 में,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1993 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, किस वर्ष सिक्किम भारत का हिस्सा बना यानी कि राज्य बना? तो याद रखेंगे सिक्किम 1975 में। कब? 1975 में भारत का हिस्सा बना यानी कि भारत का राज्य बना। कौन सा संशोधन हुआ था? 36वां संशोधन। याद रखें, कई बार ये भी पूछ लेता है। 36वां संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन? 36वां संशोधन हुआ था। उस समय सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 22वां। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जो हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। वर्तमान में आपसे अगर पूछ ले तो कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला वर्तमान में है, याद रखेंगे। और प्रथम कौन थे? जीवी मावलंकर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो ये निर्णय करता है कि ये विधेयक धन है या नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की संसद में निम्नलिखित में शामिल है। तो भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो याद रखेंगे भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, याद रखेंगे जो भारत की संसद है वो क्या मिलके बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलके बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बजट को इस नाम से भी जाना जाता है। तो बजट को इस नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है बजट को? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, याद रखेंगे बजट को और किस नाम से जाना जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? जिन भी बच्चों को इसका आंसर पता होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो याद रखेंगे जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, तो 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं लोकसभा के एक वर्ष में। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। कौन कौन से? बजट, मानसून और शीतकालीन। ठीक है, याद रखेंगे शीतकालीन। बजट जो सत्र होता है वो फरवरी से मार्च तक होता है। ठीक है, फरवरी से मई तक होता है। फरवरी से मई तक होता है। और जो मानसून होता है वो जुलाई से सितंबर तक होता है। और जो शीतकालीन होता है वो नवंबर से दिसंबर होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्यसभा में पद संभालने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा में पद संभालने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं आप कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य अगर बनेगा तो वो राज्यसभा का पद भी संभाल सकता है। तो राज्यसभा का पद या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे। और राज्यसभा का 30 वर्ष। तो अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में संघीय जो व्यवस्था है इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संभवतः आपके एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन संविधान से देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा जो चैनल है सरोज सिलेक्शन पॉइंट आप लोगों तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पहुंचाते रहता है। आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है, देख लेते हैं। प्रस्तावना है, एकल नागरिकता है, न्यायिक समीक्षा है, मौलिक अधिकार है। तो कौन सी जो विशेषता है वो अमेरिकी संविधान से, अमेरिका से यानी कि नहीं ली गई है। तो याद रखेंगे एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो है वो अमेरिका से नहीं ली गई है। बाकी प्रस्तावना, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार, ये सभी जो है विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं संवैधानिक प्रावधान के अनुसार। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं वो 20 सदस्य आते हैं, याद रखेंगे इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य लोकसभा से आते हैं, 20 आते हैं। बचे कितने, बाकी 500, बाकी कितने 530 जो हैं वो भारत के राज्यों से आते हैं। कहाँ से आते हैं, राज्यों से आते हैं। और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जो लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है, यानी कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो याद रखेंगे लोकसभा की अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो 550 हो सकती है, ठीक है, याद रखेंगे 550 हो सकती है। इससे पहले कितनी होती थी, 552। बहुत से बच्चे 552 पढ़े होंगे पुरानी बुकों में, तो आप लोग बिल्कुल इसको करेक्ट कर लेंगे। अब 552 नहीं 550 है। वो किस कारण, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा की, 550 हो सकती है। 552 अगर जो भी बच्चे पुरानी बुकों से पढ़ रहे हैं तो इसको करेक्ट कर लेंगे आप, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। 550 अब अधिकतम हो सकती है, क्योंकि 2020 में यानी कि जनवरी 2020 में 104वां संशोधन हुआ। कौन सा, 104वां संशोधन हुआ। उसमें क्या किया गया, एंग्लो इंडियन यानी कि राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन की आरक्षित सीटें थी जिनको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन की आरक्षित जो सीटें थी राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते थे, तो 2020 में 104वां संशोधन हुआ, ठीक है। उसमें क्या किया गया, 2 एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था तो उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो उनको मिला के 552 होते थे, तो उनको हटा दिया गया। तो अब कितने हो गए हैं, 550। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे पुरानी बुकों से पढ़े होंगे तो उन्हें 552 ही याद होगा। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। 550 अधिकतम सीटें हो सकती है। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में कितनी है, तो याद रखेंगे वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 543 है। कितनी है दोस्तों, 543 है, ठीक है। इससे पहले 545 होती थी, पर 2 हट गई एंग्लो इंडियन की सीटें, तो 543 वर्तमान समय में है, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, ऐसी प्यार दिखाते रहिए नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।